इस वीडियो में कुछ अज़ीमुश्शान हस्तियों का नाम लूँगा जिनसे मैं पर्सनली मिल चुका हूँ, और उनका जिक्र करने का पर्पज़ ये है कि आपसे मैं शेयर कर सकूँ कि वो कौन सी हैबिट्स हैं जो उन सभी शख्सियात में मैंने कॉमन पाई, और ये कि अपनी ज़िंदगी में हम उन हैबिट्स को एडॉप्ट कैसे कर सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके टेन्योर के दरमियान इनके ऑफिस दिल्ली में मुलाकात हुई। उन दिनों मैं लंदन में MBA कर रहा था और मेरे एक दोस्त साउथ इंडिया के थे जो सदर साहब के होम टाउन और उनके दूर के रिश्तेदार थे। वो कभी कभी उनसे फ़ोन पे बात भी करते थे। मैंने उनसे कहा कि जब इस बार मैं इंडिया जाऊं तो डॉक्टर साहब से मुलाकात करने की मेरी ख्वाहिश है। उन्होंने कोऑर्डिनेट करके अपॉइंटमेंट मेरी फ़िक्स करा दी, और इस तरह से जब मैं गया तो उनके ऑफिस में मुलाकात हुई। दोस्तों, मुलाकात तो सिर्फ 20 या 25 मिनट की थी, लेकिन इस मुलाकात के दरमियान जो एनर्जी मैंने फील की और जो इंस्पिरेशन फील की, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। दूसरा नाम है डॉक्टर नेल्सन मंडेला। दोस्तों, जब ये साउथ अफ्रीका के सेंट्रल जेल में अपनी 27 ईयर्स सेंटेंस मुकम्मल करके बाहर निकले तो सबसे पहले इन्होंने लीबिया की विज़िट की, क्योंकि लीबियन लीडर मोअम्मर कद्दाफी और इनके दरमियान बहुत ही गहरा दोस्ताना था। उनको वेलकम करने के लिए हमारे कॉलेज की तरफ से भी कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को ले जाया गया था, जिसमें मैं भी था। उनसे मुलाकात करने के बाद और उनसे बात करने के बाद जो एनर्जी फील की, वो नाकाबिले बयान है दोस्तों। तीसरा नाम है अजीम प्रेम जी, विप्रो के मालिक। इनसे मेरी मुलाकात 2013 में लंदन में हुई, जब इनको एशिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड से नवाजा गया। उन दिनों UK के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर ह्यूगो स्वायर थे। उन्होंने अपने हाथों से मिस्टर अजीम प्रेम जी को ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से नवाजा। फंक्शन खत्म होने के बाद उनसे पर्सनली मैंने मुलाकात की दोस्तों, और थोड़ी ही देर के अंदर उस शख्सियत का जो जादू मैंने देखा वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। चौथा नाम है मिनिस्टर लुइस फरखान, जो यूनाइटेड स्टेट्स में NOI के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये हर साल लीबिया आते थे, और हमारे कॉलेज में भी इनका एक प्रोग्राम स्पीच का लाजमी हुआ करता था दोस्तों। 2008 में इनकी एक स्पीच के दौरान मैंने इनसे कुछ सवालात किए जो मिलियन मार्च मूवमेंट से रिलेटेड थे। ये वीडियोस YouTube पे अवेलेबल हैं और पार्ट 9 में मुझे देखा जा सकता है। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इनका एक सिक्योरिटी ऑफिसर मेरे पास आया दोस्तों, और कहा मिनिस्टर बुला रहे हैं। मुझे थोड़ा सा खौफ लाहिक हुआ कि शायद कोई गलती मुझसे हो गई, लेकिन जब उनके पास गया तो जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात किया, जितने प्यार से बात किया, अपना कार्ड दिया और कहा कभी US आना तो लाजमी मुझसे मिलना। और उनका एक मैगज़ीन जो फाइनल कॉल के नाम से इशू होता है अभी तक, तो कहा कि अगर लिखने में कोई दिलचस्पी रखते हो तो लिखा करो और इस मैगज़ीन में पब्लिश हो जाया करेगा। एनीवे, थोड़ी देर जो उनसे पर्सनल फेस टू फेस मुलाकात हुई और जो बात हुई दोस्तों, और उसका असर जो मेरे दिमाग पे हुआ, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगला नाम है दोस्तों डॉक्टर महातिर मोहम्मद, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर। और ये वो शख्सियत है जिनको मलेशिया को उस लेवल पर और उस मकाम पर पहुंचाने का क्रेडिट हासिल है जिस पर आज वो है। और हार्ट ऑफ एशिया का जो लक़ब, जो टाइटल मलेशिया को मिला है, इन्हीं के दम बदम से मिला है। जनवरी 2018 में अपने एक मलेशियन दोस्त के चैनल से डॉक्टर साहब के घर पे मुलाकात हुई। मुलाकात तकरीबन आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक थी, लेकिन इस दौरान जो मैंने उनसे लर्न किया और जो उनकी शख्सियत का जादू मेरे ऊपर चला दोस्तों, मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मुलाकात के दौरान उन्होंने
अपना एक पुराना एल्बम भी दिखाया जब वो स्टूडेंट थे और अपने कुछ एडवेंचर्स, और वो दिखा दिखा कर, यानी कि जिस तरह से हमें मोटिवेट करते थे बहुत ही कैप्टिवेटिंग अंदाज में। अगला नाम है शिव खेड़ा, जो एक वर्ल्ड रिनोन्ड ऑथर एंड स्पीकर हैं। तकरीबन 21 से ज़्यादा बुक्स इनकी आ चुकी हैं दोस्तों, जिसमें सबसे मशहूर किताब यू कैन विन, जिसकी तकरीबन 3.5 मिलियन से ज़्यादा कॉपी सोल्ड हो चुकी है। इनसे मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक सेमिनार में हुई, जिसको लंदन स्पीकर्स ब्यूरो ने ऑर्गेनाइज किया था। सेमिनार ख़त्म होने के बाद मैंने पर्सनली इनसे मुलाकात की और मुलाकात इनसे तकरीबन 8 से 10 मिनट रही, लेकिन उतनी देर में जो मोटिवेशन और इंस्पायरेशन मिली वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इसमें आखिरी नाम है दोस्तों टी.एस. मदान, जो एक वर्ल्ड रिनोन्ड ऑथर एंड स्पीकर हैं। टी.एस. मदान साहब से मेरी मुलाकात 2018 के एंड में दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मुनक़िद एक सेमिनार में हुई। सेमिनार के दौरान जो इनका अंदाज हर इंडिविजुअल से इंटरैक्ट होने का और कनेक्टिविटी का, वो मैं आपको बता नहीं सकता। सेमिनार ख़त्म होने के बाद मैंने इनसे पर्सनली मुलाकात की और मैंने उनसे पूछा कि सर, मुझे भी इस फील्ड में मोटिवेशन है, क्या मैं आपकी तरह बन सकता हूँ? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अगर मैं बन सकता हूँ तो आप क्यों नहीं बन सकते, आप तो लंदन में स्टडीज़ कर रहे हो। बहरहाल, जिस तरह से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया दोस्तों, और जिस तरह से इंस्पायर किया एक कॉमन मैन को, माइंड ब्लोइंग। इन अजीमुशान हस्तियों से मिलने के बाद दोस्तों जो मैंने लर्न किया वो ये है कि इन तमाम पर्सनालिटीज़ में 3 हैबिट्स कॉमन थी। नंबर 1, बीइंग एनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिक, यानी कि एनर्जी से फुल। नंबर 2, सुपर कम्युनिकेटर, यानी दे लिसन मोर देन दे स्पीक, कि वो बात करने से ज्यादा सुनते हैं। एंड नंबर 3, सुपर इन्फ्लुएंसर्स, यानी कि एक ही मुलाकात में उनकी शख्सियत का जादू सर पे चढ़ जाता है दोस्तों। अब इंथुजियास्टिक, सबसे पहली हैबिट इंथुजियास्टिक रहना, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी। ये एक मूविंग फोर्स है जो इंसान को सुपर मोटिवेटेड रखती है एक्शन लेने के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि इंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक रहना कैसे पॉसिबल है? तो आप टिप्स सुनने के लिए रेडी हो जाइए दोस्तों। इंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक रहने के लिए सबसे पहला टिप है ब्लिस को फॉलो करना। ब्लिस को फॉलो करना क्या चीज है ये? यानी कि आप ऐसा काम करें जिसके बारे में आप पैशनेट हो और जिसको आप इंजॉय करते हो, चाहे वो सियासी फील्ड में हो, बिजनेस हो, या सोशल वर्क हो, या एकेडमिक वर्क हो। यानी कि जिस काम को करने में आप थके नहीं, आप उसको इंजॉय करें। नंबर 2, आप ब्लिस को फॉलो करने के प्रोसेस में आपके पास प्लान भी होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास प्लान नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, फिर आप एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक नहीं रह पाएंगे। इसके बरक्स अगर आपका प्लान क्लियर है तो आप रोज़ाना सुबह उठते ही मोटिवेटेड होंगे, एनर्जेटिक होंगे और एंथुजियास्टिक होंगे। एंड नंबर 3, गिव ऑल योर अटेंशन, कि अपनी पूरी तवज्जो दें जो भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पूरी तवज्जो देंगे तो उससे आपके काम की रफ्तार और क्वालिटी, यानी क्वालिटी और स्पीड दोनों बढ़ जाएगी। उससे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा और आप बाय डिफॉल्ट एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक फील करेंगे। एंड टिप नंबर 4, फोर्स योरसेल्फ टू एक्ट, यानी कि आप अपना प्रोजेक्शन इस अंदाज में करें कि आप एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक दिखें, क्योंकि रूल है दोस्तों, फेक इट अनटिल यू मेक इट।
यानी कि अगर आप अंदर से नहीं भी है ना, और आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट पैदा हो जाएगी और आप एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक वाकई में हो जाएंगे। एंड टिप नंबर 5 कि सर्व अदर्स, कि दूसरे लोगों की खिदमत में रहें दोस्तों। चाहे वो आपकी फैमिली हो, कोई सोशल काम हो, आपका कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, आपकी कंपनी हो, यानी कि जब आपका माइंडसेट दूसरे लोगों की सर्विस का होगा तो उससे क्या है कि आप ये, यानी कि यही चीज़ है जो आपको अंदर से फ्यूल देगी, आपको एनर्जेटिक रखेगी और आप एंथुजियास्टिक फील करेंगे। अब आते हैं दूसरे हैबिट की तरफ कि हाउ टू बी ए ग्रेट कम्युनिकेटर, कि एक अच्छे कम्युनिकेटर कैसे बने। दोस्तों, एक अच्छे कम्युनिकेटर की बात ही अलग होती है। यानी जब वो बात करता है तो उसकी बात में दम लगता है, वो लोगों के ऊपर अच्छा असर डालने में कैपेबल होता है, अपने वर्क प्लेस के लिए ज़्यादा वैल्यू ऐड करने में कैपेबल होता है, लोग उसकी इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं, उसके प्रमोशन होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, वगैरह वगैरह। अब आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा दोस्तों जो कम्युनिकेशन के सभी एरियाज़ को कवर करेगा। मेरा मतलब है, जब आप फ़ेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं या मैसेज के ज़रिए से कम्युनिकेट करते हैं या ईमेल के ज़रिए से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये इन सभी एरियाज़ को ये टिप्स कवर करेंगे। लिहाजा गौर से सुनने के लिए तैयार हो जाइए। टिप नंबर 1 कि नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि जिस फील्ड में या जिस सब्जेक्ट में आप बात कर रहे हैं तो आपको उस फील्ड की और उस एरिया की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बगैर जानकारी के बात करेंगे तो अगले के ऊपर अच्छा असर नहीं डाल पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट में और उस फील्ड में या अपने एक्सपर्टीज़ एरिया में आपकी नॉलेज हो, ताकि जब आप बात करें तो मुखातब को लगे कि आपकी बातों में दम है। और दूसरी टिप, लिसन मोर दैन यू स्पीक, कि आप बोलने से ज़्यादा सुने। दोस्तों, सुनने से ज़्यादा बोलने की जो आदत है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग इस मरज़ के शिकार हैं कि जैसे ही आप उनसे गुफ्तगू करना शुरू करेंगे, वो आपकी बात या तो बीच में काट देंगे या बात को मुकम्मल सुने बगैर अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप उनसे कोई मशवरा मांगेंगे या आप उनसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे मसलन इस उम्मीद पर कि कोई राय मिलेगी, कोई मशवरा मिलेगा, तो आपकी बात को गौर से सुनने के बजाय वो अपनी राय आपके ऊपर थोपना शुरू कर देंगे, वो आपको उल्टे सीधे मशवरे देना शुरू कर देंगे। ये बहुत ही गलत हैबिट है दोस्तों। लिहाजा आप जब भी कम्युनिकेट करें तो इस बुनियादी वसूल का लाजमी ख्याल रखें कि बोलने से ज़्यादा आप सुने। और आप देखिए, अगर आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी पे गौर करें तो हमारे पैदा करने वाले ने हमको एक ज़बान दी है और दो कान दिए हैं। दो कान किस लिए हैं दोस्तों? यानी कि ताकि आप ज़्यादा सुने, ये एक इंडिकेशन है। और तीसरा टिप है दोस्तों कि पे योर फुल अटेंशन टू व्हाट पीपल से, लोग क्या कह रहे हैं, अगला क्या कह रहा है, इसके ऊपर फुल फोकस और फुल अटेंशन होनी चाहिए। कि जब आप बात को फुल फोकस के साथ सुनने की कोशिश करेंगे तो आपके जहन में ब्रिलियंट आइडियाज़ आएंगे। और सुनने के दौरान अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि अगले को और ज़्यादा बोलने का मौका मिले और वो पॉइंट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इस बुनियादी उसूल का भी लाजमी ख्याल रखें। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, पे योर अटेंशन टू नॉन वर्बल, यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अनकही हुई बात को भी अंडरस्टैंड करने की सलाहियत रखते हों। वो कैसे? यानी बॉडी लैंग्वेज से, टोन ऑफ वॉइस से, फेशियल एक्सप्रेशन से, वगैरह वगैरह। कहते हैं कि ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बाज़ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये सिर्फ 20% माना रखती है दोस्तों, और 80% जो है ना वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि गुफ्तगू के दौरान आप सिर्फ कानों से नहीं सुने बल्कि आँखों से भी मुलाहजे करें कि अगले की बॉडी लैंग्वेज क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, टोन ऑफ वॉइस क्या है, वगैरह वगैरह। उससे बहुत सारी अनकही हुई बात आप अंडरस्टैंड करने के लिए कैपेबल होंगे। एंड पॉइंट नंबर 4, बी अवे ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि गुफ्तगू के दौरान आप हमेशा जहन में रखें कि मिसअंडरस्टैंडिंग के हमेशा चांसेस होते हैं दोस्तों। और आप वो कैसे पकड़ पाएंगे? वो इस तरह पकड़ पाएंगे कि अगले के रिएक्शंस आपके गुफ्तगू पे क्या हो रहे हैं। लिहाजा जब भी आप इस तरह की कोई बात नोट करें तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि एक भी मिसअंडरस्टैंडिंग गुफ्तगू के दौरान आपकी गुफ्तगू के मज़े को किरकिरा कर देगी दोस्तों, और बाद में एक डिज़ास्टर भी बन सकता है। तरह तरह के कंप्लेंट्स पैदा हो गए कि आपने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, वगैरह वगैरह। तो इसलिए इस बात का बहुत ख्याल रखें। एंड पॉइंट नंबर 6, हु आर यू टॉकिंग टू मैटर्स लॉट। कि आप किस शख्स से बात कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है दोस्तों। यानी कि अगला पढ़ा लिखा है कि गैर पढ़ा लिखा है, उम्र उसकी क्या है, किस कल्चर को बिलोंग करता है, वगैरह वगैरह। क्योंकि जब ये जानकारी आपको होगी तभी आप उसके हिसाब से बात को समझ पाएंगे और अपनी बात कह पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये देखें कि आपका मुखातब कौन है और किस हिसाब से इससे बात करनी है। एंड पॉइंट नंबर 7, थिंक बिफोर यू स्पीक। कि आप बोलने से पहले सोच लें। दोस्तों जब अगला बात कर रहा हो ना तो कुछ यानी कि सेकंड के लिए आप खामोश हो जाएं, ये चेक करने के लिए कि अगले की बात मुकम्मल हुई या नहीं, यानी कि अगला कुछ और तो नहीं कहना चाह रहा। और जब आपको यकीन हो जाए कि अगले ने अपनी बात मुकम्मल कर ली है तो कुछ फर्दर सेकंड्स खामोश रह करके ये सोचें कि बात को किस तरह से कहनी है और कैसे कहनी है, ताकि आपकी मैच्योरिटी दिखे, ताकि आप किसी भी तरह की बेवकूफ़ी से महफूज रहें। एक वीडियो में मैंने कहा था कि एक अक्लमंद और एक बेवकूफ़ में बहुत बारीक सा पर्दा होता है दोस्तों, और वो क्या है कि एक अक्लमंद आदमी बोलने से पहले सोचता है और बेवकूफ़ आदमी बोल कर सोचता है। एंड पॉइंट नंबर 8, राइट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कि अहम बातों को आप लिखने की आदत डालें। जब आप किसी मीटिंग के दौरान हो तो आप सिर्फ अपनी मेमोरी पे भरोसा नहीं करें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी बातें जहन से निकल जाती हैं। और जब आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप अपने नोटबुक में लिखेंगे तो उन्हीं पॉइंट्स की बुनियाद पर आप मीटिंग में इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपना स्टैंड पॉइंट रख सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं, आप उसी के बुनियाद पर सवाल कर सकते हैं, कोई ऐसा पॉइंट जो आपके लिए क्लियर नहीं हो, वगैरह वगैरह। तो आप ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बुनियादी फंडा मान के चलिए, खुसूसन मीटिंग वगैरह के दरमियान। एंड पॉइंट नंबर 9 कि मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइल। यानी गुफ्तगू के दौरान आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखें और मुस्कुराने की आदत डालें दोस्तों। ये जो मुस्कुराना है ना, ये एक जादू है, जादू। यानी कि आपकी मुस्कुराहट से अगला कंफर्टेबल फील करने लगता है और अपनी बात को कहने में फिर उसे झिझक नहीं होती। यानी आप उसे अपनी स्माइल के ज़रिए से कंफर्टेबल बना देते हैं, क्योंकि आप स्माइलिंग के ज़रिए से पॉजिटिव वाइब सेंड कर रहे होते हैं अगले को। तो इसलिए गुफ्तगू के दौरान स्माइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बशर्ते के कोई ऐसी ट्रेजेडी का जिक्र ना हो रहा हो, कोई ऐसा टॉपिक ना हो कि जिसमें स्माइलिंग फिट ना हो रहा हो। इस बात का भी ख्याल रखें। एंड पॉइंट नंबर 10 कि ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद एवरीवन। अगर आपकी गुफ्तगू एक से ज़ायद लोगों से हो रही है मसलन, तो आप कोशिश करें कि आई कॉन्टैक्ट वो हर एक से हो। आपने नोट किया होगा कि जब कोई शख्स चंद लोगों से बात कर रहा होता है तो अक्सर ये गलती करता है कि वो सिर्फ एक ही शख्स पर, यानी अपनी आई कॉन्टैक्ट जो है एक ही शख्स से रखता है
और बाकी लोगों को इग्नोर कर देता है। हालांकि इंटेंशनली वो नहीं करता, लेकिन ये हैबिट बन चुकी होती है। तो ये बहुत ही गलत हैबिट है दोस्तों, इससे दूसरे लोगों के फीलिंग हर्ट होते हैं। लिहाजा गुफ्तगू के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि जब आपके सामने एक से ज़्यादा लोग हों तो सब पर आपकी नज़र जाए, क्योंकि उससे फिर दूसरे रेस्पेक्ट फील करते हैं। अब ये पॉइंट्स दोस्तों, ये ज़्यादातर वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ये उस बारे में थे। अब जहाँ तक मैसेजिंग और ईमेलिंग की बात है तो कुछ पॉइंट्स का इजाफा करूँगा। हालांकि ये जो पॉइंट्स जिक्र किए गए हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन हैं। तो मैसेज करने से पहले आप लाजमी डबल चेक कर लें कि क्या आपके लिखे हुए अल्फाज उस मैसेज को क्लियर कर पा रहे हैं जो आप वास्तव में कहना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा एक लफ्ज़ की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है दोस्तों। और ऑटो स्पेल चेकर्स जो है ये लाइफ सेवर्स तो हैं, लेकिन फुल प्रूफ नहीं है। लिहाजा 100% उनके ऊपर आप रिलाई नहीं करें। लाजमी तौर पे डबल चेक कर लें कि कोई ग्रामर मिस्टेक वगैरह तो नहीं है क्या, और ये भी चेक कर लें कि क्या आपकी बात वाज़ेह तौर पे जा रही है। और जहाँ तक ईमेल की बात है दोस्तों, अगर कोई शख्स ईमेल करता है तो उसका रिस्पॉन्स क्राफ्ट करने से पहले आप लाजमी तौर पर मेल को कम्प्लीटली पढ़ें, क्योंकि बाज़ दफ़ा जल्दी में जवाब देने में कोई पॉइंट मिस हो जाता है। यह हम सभी से होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ईमेल को बहुत गौर से पढ़ करके तभी आप अपना रिस्पॉन्स क्राफ्ट करें। और अगर ईमेल में कोई ऐसी क्वेरी हो या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लगे इसको इन राइटिंग जवाब देने में कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, या मिसाल के तौर पर आपको ये बेटर लग रहा हो कि ईमेल का रिस्पॉन्स देने से बेटर है कि फ़ोन पे बात कर ली जाए, तो आप हेजिटेट बिल्कुल नहीं करें, फ़ोन उठाएं और उस पर बात करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा वर्बल कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन से बेहतर होती है दोस्तों। अब लास्ट पॉइंट का जिक्र करूंगा दोस्तों इस कनेक्शन में, जो हर तरह के कम्युनिकेशन के लिए कॉमन है, कि बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। कि जब आप अगले से बात कर रहे हों तो मुख्तसर बात करें और स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात करें, बशर्ते कि मतलब गपशप वाली महफिल ना हो। मैं एक नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ या एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप ब्रीफ और स्पेसिफिक यानी टू द पॉइंट होने का लाजमी ख्याल रखें। वो आपको एक मिसाल दूँ दोस्तों कि मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैंने कहा कि तकरीबन एक हफ़्ते से आपसे कोई रब्ता ही नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि मेरा एक भतीजा है जो मुंबई यूनिवर्सिटी में बीकॉम का स्टूडेंट है, और उसका एक दोस्त है, उसके फादर का एक रेस्टोरेंट पुणे में चल रहा है। तो मेरा जो भतीजा है वो उस रेस्टोरेंट में अपने दोस्त की हेल्प करता है। रेस्टोरेंट पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कोविड-19 की वजह से बिज़नेस डाउन हुआ था, लेकिन बीच में फिर उछाल आ गई, तो अब बहुत अच्छा चलने लगा है। मैंने सोचा कि मेरा भतीजा, अब चूँकि क्लासेस तो हो नहीं रही, अगर वो कुछ करे तो बहुत बेहतर है। तो एक दिन उसने कहा कि मेरे फ्रेंड के फादर का रेस्टोरेंट है पुणे में, तो क्या मैं जा कर के उसकी हेल्प करूं और कुछ चीज़ें लर्न करूं। तो मैंने उसको परमिशन दे दी। अब वो वहाँ पे जाता है, लेकिन उसके फ्रेंड के फादर को हार्ट अटैक आया था 2 साल पहले, और वो शुगर के भी पेशेंट हैं। तो एक दिन भतीजा वहाँ पे मौजूद था तकरीबन 10 दिन पहले, तो उनको ऐसे हल्का सा पसीना आने लगा। उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मेरे भतीजे ने मुझे फ़ोन किया कि चाचू आप ज़रा पूना के फ़लाँ हॉस्पिटल में हम लेके जा रहे हैं और आप आइए। इसलिए मैं फटाफट वहाँ पे निकल गया। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी था। अब दोस्तों देखिए, इसी को कहते हैं घन चक्कर। घन चक्कर का टर्म आपने सुना होगा। यानी कि एक सीधा सा सवाल था
इसका जवाब ये होना चाहिए था कि एक पेशेंट के लुक आफ्टर में मैं बिज़ी था, तो उनका जवाब ढूंढने में मुझे क्या है ना कि मेरे सर में दर्द पैदा हो गया। तो ऐसे लोग दोस्तों वो आपके लिए हमेशा हेडेक का सबब बनते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप टू द पॉइंट और स्पेसिफिक होने की आदत डालें। ये आपके कम्युनिकेशन, हर तरह के कम्युनिकेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, कि दूसरे लोगों को मुतासिर कैसे करें। दूसरों को मुतासिर कर पाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। अगर ये खूबी आप में है तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत ही लकी इंसान हैं, क्योंकि जिस शख्स में ये खूबी नहीं है तो वो किसी बड़े पैमाने पर या सोशल लेवल पर बड़ा मुकाम कभी भी नहीं बना सकता। एनीवे, अगर आप में ये खूबी एट द मोमेंट नहीं भी है तो गुड न्यूज़ ये है कि कुछ टेक्निक्स यूज़ करके ये स्किल अपने अंदर बखूबी पैदा की जा सकती है। अब टिप्स सुनने के लिए रेडी हो जाइए दोस्तों। सबसे पहली टिप है, मेक अदर पीपल इम्पोर्टेंट, कि दूसरे लोगों को आप इम्पोर्टेंट फील कराएं, क्योंकि एक हकीकत है कि ज़मीन के ऊपर हर शख्स इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है दोस्तों। और आप किसी भी शख्स से बखुशी कोई काम उस वक्त तक नहीं करा सकते जब तक कि आप उसे इम्पोर्टेंट फील ना कराएं। अब मिसाल के तौर पे एक क्लीनर जो आपके ऑफिस को साफ़ सुथरा रखता है, मसलन अगर आप उससे ये कहें कि ये क्लीन कर दो, वो क्लीन कर दो, ये साफ़ कर दो, वो साफ़ कर दो, वो मजबूरन कर तो देगा, लेकिन आपको लाइक कभी भी नहीं करेगा। इसके बरक्स अगर आप उसे अप्रिशिएट करें और उसे इम्पोर्टेंट फील कराएं, यानी इस तरह कहकर कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और मैं तुम्हारे काम को सराहता हूँ क्योंकि ऑफिस को क्लीन करने में तुम बहुत हेल्पफुल हो, तो इन बातों से उसका दिल खुश होगा और बखुशी वो दौड़कर काम करेगा। तो ये सबसे पहला टिप लोगों को मुतासिर करने की सबसे अहम कुंजी है कि दूसरे लोगों को आप इम्पोर्टेंट फील कराएं, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एंड टिप नंबर 2, गिव अदर पीपल व्हाट दे वांट, कि दूसरे लोगों को आप वो चीज़ दें जो वो चाह रहे हैं, क्योंकि हर शख्स वही पसंद करता है जो वो चाहता है। आप क्या चाह रहे हैं इससे उसको कोई मतलब नहीं। लिहाजा दूसरे लोगों को वो चीज़ देने के लिए जो वो चाह रहे हैं, लाजमी तौर पर आपको दूसरों के बारे में सोचना होगा कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं और उसको पूरा करने में उसकी मदद करनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आप उस शख्स के दिल में या लोगों के दिल में आप मुकाम बनाना शुरू कर देंगे। ज़रा ट्राई करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि गिव अदर पीपल व्हाट दे वांट। एंड पॉइंट नंबर 3 कि कनेक्ट विद इमोशंस, यानी जज्बात के साथ आप कनेक्ट हो जाइए। ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्तों, क्योंकि जब आप किसी के जज्बात से कनेक्टेड हो जाते हैं ना, तो वो शख्स आपके लिए कुछ भी कर गुजरता है। तो ये इमोशंस का जो कनेक्शन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और ये ऐसा जादू है कि अगर आप किसी शख्स के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में भी वो दूसरों से पंगे ले लेगा, यानी आपके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं सुनेगा। आपने नोट किया होगा कि बड़े बड़े लीडर्स लोगों के जज्बात से इसी तरह कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। इसीलिए एक आम आदमी उनके ख़िलाफ़ एक वर्ड नहीं सुनना चाहता। अगर आप उसके फेवरेट लीडर के ख़िलाफ़ ज़रा भी बात करके देखें तो वो लड़ाई करने पर उतर आएगा। एंड पॉइंट नंबर 4, एम्पावर अदर पीपल, कि दूसरे लोगों को आप एम्पावर कीजिए। एम्पावर
आप मोटिवेशन का तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आप देखें कि कंपनीज़ में जो बड़े बड़े पोजीशंस पर होते हैं उनमें एक हैबिट बहुत कॉमन होती है दोस्तों, कि अपने कोवर्कर्स को वो मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। ये उनका एक सीक्रेट मेथड होता है दोस्तों एम्पावरिंग का। और मोटिवेशन का मतलब ये है दोस्तों कि दूसरे लोगों को आप ये फील कराएं कि वो ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और वो गुड फील करें। माया एंजेलो एक फेमस ऑथर एंड स्पीकर हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि लोग ये भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लोग ये भी भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, लेकिन जो आप उन्हें फील कराएंगे वो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप मोटिवेशन का तरीका इस्तेमाल करें लोगों को एम्पावर करने के लिए दोस्तों, और आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की राह पर चल पड़ेंगे। एंड पॉइंट नंबर 5, रेस्पेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियन, कि दूसरे लोगों की राय का एहतराम करें, रेस्पेक्ट करें। यानी जब गुफ्तगू चल रही हो तो ऐसा हरगिज़ न कहें कि यू आर रॉन्ग, कि आपकी बात गलत है, आप गलत हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो गोया कि अगले के सेल्फ इस्टीम को हर्ट करते हैं, वो आपको ज़िंदगी में कभी पसंद नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए अगर कोई इख्तलाफी बात आती है, यानी बजाय ये कहने के कि आप रॉन्ग हैं, आप मेथड चेंज कर लीजिए, और वो इस तरह से कि मैं आपके राय की कदर करता हूँ, लेकिन मेरे अपने नज़रिए के मुताबिक ये बात इस तरह है और इस तरह है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। दोस्तों, इस जुमले के अंदर कि हो सकता है मैं गलत हूँ एक जादू है। यानी अगला शख्स कितना भी एरोगेंट हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट पैदा हो ही जाएगी और इख्तलाफ का जो सबब है वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इस अहम बुनियादी वसूल का लाजमी ख्याल रखें लोगों को मुतासिर करने के लिए दोस्तों, कि दूसरे लोगों के ओपिनियन का, उनकी राय का लाजमी एहतराम करें। एंड पॉइंट नंबर 6, बी ए लीडर नॉट ए बॉस। बॉस का काम क्या होता है दोस्तों? ऑर्डर देना, हुक्म चलाना। और लीडर का काम उसके बरक्स क्या होता है? दूसरे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है, दूसरे लोगों को अपने साथ मिला करके काम करता है। लिहाजा बॉसी एटीट्यूड जो है वो इवन घर में नहीं चल पाता, तो दूसरे लोगों के साथ क्या चल पाएगा दोस्तों? हो सकता है कि कोई शख्स मजबूरी में, जो आपकी मातहती में हो, जो आपके सुपरविज़न में हो, आपकी ये बॉसियत वो कबूल कर ले मजबूरी में, लेकिन बखुशी कभी नहीं करेगा और आप उसके ऊपर अच्छा असर कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए बॉसी एटीट्यूड छोड़ करके लीडरशिप वाला एटीट्यूड अपनाइए। एंड पॉइंट नंबर 7, शो सिंपैथी, यानी हमदर्दी दिखाइए। यानी अगर कोई शख्स जो आपकी मातहती में है उससे कोई गलती हो जाती है, या आप इवन अपने घर में अगर किसी फ़र्द से कोई गलती हो जाती है, तो उस पर फ़ौरन भड़कने के बजाय थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए। वो इस तरीके से कि आप नरम अंदाज में उसको समझा सकते हैं कि ये काम अगर इस तरह किया जाता मसलन तो बेहतर होता, और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में इसका ख्याल रखा जाएगा। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इस तरह की गलतियां हुई हैं, लेकिन मैंने उसको दोबारा कभी नहीं किया। तो उससे क्या होगा कि अगला फ्यूचर में उस गलती को होपफुली रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि आपके जो समझाने का अंदाज़ होगा वो उसके दिलो दिमाग पर बहुत असर करेगा दोस्तों। तो इसलिए ये भी बहुत बुनियादी वसूल है कि शो सिंपैथी। अगर आप दूसरों पर अच्छा असर डालना चाहते हैं तो ये वसूल लाजमी अपनाइए। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट हैबिट की बात करेंगे दोस्तों, जो सभी बड़े लोगों में कॉमन होती है, और मैं यकीन के साथ ये बात इसलिए कह सकता हूँ कि जितने लोगों की भी बायोग्राफीज़ मैंने पढ़ी हैं, सब में ये हैबिट कॉमन है। अब सवाल पैदा होता है कि हाउ टू डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग,
कि पढ़ने की आदत को हम अपनी शख्सियत में डेवलप कैसे करें। तो दोस्तों कुछ टिप्स आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हाउ टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। सबसे पहली चीज़ कि आपका ये रियलाइज़ करना कि जिस तरह से हमारे बॉडी को फूड की ज़रूरत है, उसी तरह हमारे माइंड को भी फूड की ज़रूरत है। और माइंड का फूड क्या है? अच्छे कंटेंट की रीडिंग दोस्तों। एंड पॉइंट नंबर 2, आपका सिंसियर इंटेंशन, यानी कि आपकी मुखलिस नीयत कि मुझे पढ़ना है, लर्न करना है, यानी किसी दबाव में नहीं कि आप पेरेंट्स के दबाव में आकर के रीडिंग कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको शो कराना चाहते हैं कि मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ मसलन। इस तरह का अगर कोई मोटिव होगा तो वो ज़्यादा दिनों तक आप नहीं चल पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिंसियर इंटेंशन हो रीडिंग की। एंड पॉइंट नंबर 3, कि ऐसे लोगों से कनेक्शन में रहिए जो आपको रीडिंग के लिए इनकरेज करते हों। और वो कौन लोग होंगे दोस्तों? वो वही लोग होंगे जिनको खुद रीडिंग का शौक़ होगा। और उन लोगों से दूर रहिए जो ये कहते हैं कि यार अब रीडिंग का क्या फ़ायदा है मसलन। यानी आपके हाथ में वो बुक देखेंगे तो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसे लोग क्या है कि न तो ज़िंदगी में खुद आगे बढ़ते हैं, न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। एंड पॉइंट नंबर 4, कि फिक्स योर रीडिंग गोल, कि आप अपना रीडिंग गोल फिक्स कीजिए कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। एंड पॉइंट नंबर 5, कि आप 10 to 20 पेजेस रोज़ाना पढ़ें दोस्तों। यानी आपका दिल अगर नहीं भी कर रहा, आप अपने आप को फोर्स करके पढ़ रहे हैं ना, तो क्या है कि ये धीरे धीरे हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ऑटोमेटिक आपका हाथ जाएगा बुक पर और बुक को शेल्फ से लेगा और आप पढ़ना शुरू कर देंगे। एंड पॉइंट नंबर 6, कि आप उसके लिए टाइम और डेज़ भी फिक्स कर सकते हैं। कि अगर आप जॉब कर रहे हैं मसलन, या आप स्टूडेंट हैं, आपको वक्त नहीं मिलता, तो कम से कम हफ्ते में ऑफ डेज़ तो मिलते हैं। तो ऑफ डेज़ में आप कुछ अपना टाइम ख़ास कर सकते हैं रीडिंग के लिए। एंड पॉइंट नंबर 7, जो कुछ आप पढ़ें वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें दोस्तों। कहते हैं ना कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है कभी। तो दूसरे लोगों के साथ जब आप शेयर करेंगे तो आपको गुड फील होगा कि आपने अच्छी चीज़ किसी से शेयर की। एंड पॉइंट नंबर 8, कि आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जो आपको पढ़ने के लिए इनकरेज करे। मिसाल के तौर पर जो आपका रूम है, आप किताबें इस तरह से रख सकते हैं कि जब आप उसमें एंट्री करें तो बुक्स आपको दिखें। या आप जहाँ पर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं वहाँ पे आसपास आप किताबें रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए कि आपको पढ़ने के लिए इनकरेज करे। एंड पॉइंट नंबर 9, कि मेक ए लिस्ट ऑफ बुक्स एवरी सिंगल मंथ। आप हर महीने का टारगेट बनाएं कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, और साथ ही साथ वो लिस्ट भी रखें जो बुक्स आपने पढ़ी हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों, क्योंकि वो लिस्ट जिसमें आपने ये लिखा है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो आपको मोटिवेट करेगा। और वो लिस्ट जिसमें ये है कि आपने कौन कौन सी किताबें ऑलरेडी पढ़ ली हैं, तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील कराएगा जो फर्दर एक मोटिवेटर होगा। एंड पॉइंट नंबर 10, कि कीप ट्रैकिंग, कि आपने जो अपना रीडिंग गोल बनाया है आप उसको पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, और किस वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप उसको टाइम टू टाइम चेक भी करते रहें, क्योंकि जब आप चेक करेंगे और आपको उसके अंदर कमी नज़र आएगी तो आप जोश में आएंगे दोस्तों। ये ख़ुद मैंने तजर्बा करके देखा है, बहुत ही हेल्पफुल है। अब बुक रीडिंग के कनेक्शन में एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि विच बुक टू चूज़, कि कौन सी किताब आप चूज़ करेंगे पढ़ने के लिए। ये सवाल दरअसल मेरे ख़ुद कई जानने वालों ने मुझसे पूछा कि कौन सी बुक हम चूज़ करें। एक कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी बुक चूज़ करें, किससे शुरुआत करें। तो इस बारे में कुछ टिप्स देना ज़रूरी समझता हूं दोस्तों। टिप्स सुनने के लिए रेडी हो जाइए। टिप नंबर 1, कि आप वो बुक चूज़ करें जिसे आप समझते हैं कि आप उसे एंजॉय करेंगे। एंड टिप नंबर 2, कि सेकंड
पेज किसी भी बुक का आप पढ़िए और उसमें 5 फिंगर्स रूल यूज़ कीजिए। अगर सेकंड पेज आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है, यानी आप बिला मशक्क़त उसको समझ रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं, वरना 5 फिंगर्स रूल यूज़ कीजिए। और वो क्या है कि 5 फिंगर्स रूल ये है कि पढ़ने के दौरान जब एक मुश्किल वर्ड आपको मिले तो उसके ऊपर एक फिंगर ऐसे आप खड़ी कीजिए। उसके बाद नंबर 2, 3, 4, 5, जब ये 5 पूरे हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि वो बुक अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप उससे बोर हो जाएंगे दोस्तों। यानी ये एक्सपर्ट्स ने रूल बताया है कि सेकंड पेज पे अगर आपको 5 डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऐसे मिलते हैं जो आपके समझ से बाहर हैं, तो वो बुक आप ना पढ़ें तो बेहतर है, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। नंबर 3 कि आप बुक सेयर एक वेबसाइट है, उस पर भी आप सजेशन ले सकते हैं दोस्तों कि विच बुक टू रीड। उसमें जो आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो उसकी बुनियाद पर आपको सजेशन मिल जाएगी कि विच इज़ द बेस्ट बुक फॉर यू। एंड नंबर 4 गुड रीड्स भी एक वेबसाइट है दोस्तों। ये लिटरेचर के शौकीन हजरात के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये एक कम्युनिटी है दरअसल, यानी कि ये वेबसाइट जो है वो आपको इस कम्युनिटी से कनेक्ट कर देगा और आप आपस में मशवरे करके, यानी कम्युनिटी जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनसे मशवरा करके भी आप ज़बरदस्त किताब चूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 नोबेल प्राइज़ विनर्स, ये बहुत आला किताबें होती हैं दोस्तों। आप उसमें से कोई भी चूज़ करेंगे तो आप कतई मायूस नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट, बेस्ट बुक्स एवर लिस्ट। आप जब गूगल पे डालेंगे तो आपको लिस्ट ऐसे मिलेगी, आप उसमें जो सब्जेक्ट डालेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लिस्ट मिल जाएगी दोस्तों। एंड नेक्स्ट, विच बुक, ये एक ऑनलाइन रिसोर्स है दोस्तों। इसमें आपको वजूहात मिलेंगे हर किताब के बारे में कि ये बुक बेहतर क्यों है, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए कि नहीं। एंड नेक्स्ट, पेंगुइन बुक्स। पेंगुइन क्लासिक्स में से कोई भी बुक आप चूज़ करेंगे दोस्तों, आप कतई मायूस नहीं होंगे। आप बुक स्टोर पे फ़िज़िकली भी जा सकते हैं और वहाँ से अपनी मनपसंद बुक चूज़ कर सकते हैं। और एक जो मैं बहुत ही हाईली रिकमेंड करूँगा, PDF ड्राइव, ये एक वेबसाइट है दोस्तों PDF ड्राइव के नाम से। इस पर मिलियंस ऑफ बुक्स पड़ी हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट लिखेंगे आपको हज़ारों किताबें लिस्ट में मिल जाएंगी और आप उसको विदाउट एनी चार्ज आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बिला किसी मशक्क़त के। इस तरह से आप अपनी एक सॉफ्ट लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। PDF ड्राइव यह मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ और मैं तो कहता हूँ कि ये यानी चलती फिरती लाइब्रेरी आप बन जाते हैं दोस्त। अब इसी कनेक्शन में एक और बहुत अहम पॉइंट दोस्तों कि हाउ टू रीड फास्टर। बाज़ लोग कहते हैं कि मेरी रीडिंग तेज़ नहीं है इसलिए मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता। तो हाउ टू रीड फास्टर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर रीडर को लर्न करने की ज़रूरत है। अब फास्ट रीडिंग ना होने के बहुत सारे वजूहात होते हैं। उसमें जो सबसे पहली वजह होती है दिल का ना लगना। दूसरी वजह होती है कि जब कोई स्पेसिफिक गोल ना हो, यानी कि बुक पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि क्यों पढ़ रहे हैं, कोई गोल नहीं है, बस ऐसे ही, यानी कि वक्त की बर्बादी। और तीसरी वजह जो सबसे बड़ी है कि लैंग्वेज में कमांड ना होना। मिसाल के तौर पर आप कोई इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, आप पढ़कर उसको समझ नहीं पा रहे हैं ठीक तरीके से, या आप हिंदी पढ़ रहे हैं उसके अंदर मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं जो आपके समझ से बाहर हैं, या आप उर्दू पढ़ रहे हैं उसमें भी मुश्किल अल्फाज हैं, या ऐसे जुमले हैं जो क्लियर नहीं है मसलन। तो लैंग्वेज का क्लियर ना होना ये भी एक बहुत बड़ा डिमोटिवेटर है। क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे दोस्तों कि आपकी जो रीडिंग की रफ़्तार है आप 10 गुना या उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और क्या ये बात आपको मालूम है कि एक नॉर्मल रीडर 1 मिनट में 250 वर्ड्स पढ़ता है।
लेकिन ये जो रफ्तार है ये क्या है, 5 गुना, 7 गुना और 10 गुना भी बढ़ाई जा सकती है। एवेलिन नेल्सन जो ओटा कनाडा में एक टीचर थी दोस्तों, उन्होंने 1950 ही में ये बात साबित कर दिया था कि वो 1 मिनट के अंदर 2700 वर्ड्स पढ़ सकती हैं, बशर्ते कि वो अपनी फिंगर का इस्तेमाल करें। यानी क्या पता चला कि 1 मिनट के अंदर 2700 वर्ड्स तक पढ़े जा सकते हैं। अब हम उन टिप्स की बात करेंगे जिसको आप अप्लाई करके अपनी रीडिंग की रफ्तार आसानी से बढ़ा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली टिप कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। एंड नंबर 2, बुक सेलेक्ट करने के बाद आपने उसका कंटेंट पढ़ना है और उसमें ये देखना है कि कौन सा टाइटल आपके काम का है और कौन सा नहीं। जो आपके काम का है आप उसे मार्क कर लीजिए। एंड पॉइंट नंबर 3 कि रीड साइलेंटली, कि आप खामोशी के साथ पढ़ने की आदत डालिए दोस्तों, क्योंकि जब आप लाउड पढ़ते हैं तो आपका माइंड जो है वो एक्स्ट्रा काम करने लग जाता है। इस वजह से जो स्पीड ऑफ रीडिंग है वो स्लो हो जाती है। एंड पॉइंट नंबर 4, सब ओकलाइजेशन को आपने अवॉइड करना है। और वो कैसे, कि आप पढ़ते वक्त आप नोट करेंगे कि जब कोई टेक्स्ट आप पढ़ते हैं तो आप माइंड में पढ़ रहे होते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं दोस्तों कि ये आपके रीडिंग स्पीड को बहुत कम करती है। लिहाजा आप इसकी हैबिट डालिए कि सब ओकलाइजेशन से कैसे बचें। नेक्स्ट पॉइंट कि आप एक पॉइंटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एवेलिन नेल्सन ने किया, अपने फिंगर का इस्तेमाल। नंबर 6, आप स्कैनिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। स्कैनिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप पूरे पेज को शुरू से लेकर के आखिर तक आप ढूंढते हैं कि कौन सा वर्ड और कौन से पैरा की आपको तलाश है, किस फ्रेज़ की आपको तलाश है। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आपको ये मालूम होगा कि आप एग्जैक्टली ढूंढ क्या रहे हैं। तो स्कैनिंग मेथड भी बहुत पावरफुल है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, डोंट रीड फुल लाइन। एंड पॉइंट नंबर 8, डोंट रीड फुल लाइन, कि आप पूरी लाइन मत पढ़ें। और उसके लिए आई मूवमेंट को समझना ज़रूरी है दोस्तों, कि जो हमारी लेफ़्ट आई है ये 4 लेटर्स को कवर करती है और राइट आई ये 8 लेटर्स को कवर करती है। लिहाजा अगर आप पढ़ते चले जाते हैं तो आपकी दोनों आँखें गोया कि वो दोनों साइडों में अल्फाज को कवर कर रही हैं, इसलिए पूरी लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑटोमेटिक समझते चले जाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट कि रीड टाइटल्स एंड सब टाइटल्स, यानी कि जिस तरह से पेजेस आप उल्टेंगे तो उसमें जो मेन टाइटल्स और सब टाइटल्स, फिर आप वहाँ पे चूज़ करें कि कौन से टाइटल्स की रीडिंग आपके लिए काम की है और कौन सी नहीं। जो आपके काम की नहीं हो आप उसे इग्नोर कर दीजिए। एंड नंबर 10 कि ट्रैक योर रीडिंग स्पीड, और वो आप कैसे कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक वेबसाइट है readingsoft.com, आप इस पे जब आप रीडिंग करेंगे तो काउंट करके बता देगा कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन को दूर रखें, यानी कि मोबाइल, इसी तरीके से लैपटॉप। जब आप रीडिंग करें तो इन चीज़ों को दूर रख दें दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से नोटिफिकेशंस आपके फेसबुक और व्हाट्सएप पे आते जाएंगे आपका दिल उसमें लटका रहेगा, लिहाजा उसको दूर कर दीजिए। एंड लास्ट पॉइंट कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है दोस्तों। अगर आपकी रीडिंग स्लो है, आप इन इजी स्टेप्स को यूज़ करें और आप देखेंगे कि आपकी स्पीड अब कुछ और हैबिट्स की बात करते हैं दोस्तों, जो सभी हाईली सक्सेसफुल और हाईली इफ़ेक्टिव पीपल में कॉमन होती है। एंड दीज हैबिट्स आर इंस्पायर्ड बाय 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल ऑफ स्टीफन कोवी। और इन हैबिट्स जिनका जिक्र अभी मैं करूँगा ये उन चारों हैबिट्स के अलावा हैं जिनका जिक्र इस वीडियो में मैं पहले कर चुका हूँ। और वो चारों हैबिट्स ये थे कि दे आर हाईली इनर्जेटिक एंड enthusiastic,
कि सभी हाईली इफ़ेक्टिव लोग वो क्या होते हैं, एनर्जी और जोश से भरे होते हैं दोस्तों। एंड नंबर 2 कि दे आर सुपर कम्युनिकेटर्स, यानी लोगों से बातचीत करने में और उनसे राब्ते करने में, राब्ते रखने में परफेक्ट होते हैं। और तीसरी हैबिट जिसका जिक्र किया था, दे आर हाईली इन्फ्लुएंसर्स, कि वो लोगों के ऊपर असर डालने और उनके ऊपर अपनी छाप छोड़ने में परफेक्ट होते हैं। और एक और हैबिट का जिक्र किया था कि दे आर रेगुलर रीडर्स, कि उन्हें किताबों के पढ़ने का बड़ा शौक़ होता है। अब जो फर्दर हैबिट्स का जिक्र करने जा रहा हूं दोस्तों, ये आला मुकाम पाने के लिए ज़िंदगी में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अब वो फर्दर हैबिट्स सुनने के लिए आप रेडी हो जाइए। तो हैबिट नंबर 1 कि दे हैव ए विजन एंड ए क्लियर गोल, कि उनके पास एक विजन होता है, यानी उनके जहन में एक बिगर पिक्चर होता है जिसको वो अपने गोल में सेट करते हैं और फिर उस गोल को, यानी चीफ गोल को स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं और हर स्टेप के ऊपर सेपरेटली काम करते हैं। एंड हैबिट नंबर 2 कि दे प्लान देयर डे इन एडवांस, कि वो अपने अगले दिन का प्लान एडवांस में कर लेते हैं, यानी उससे पिछली वाली रात में। यानी जब वो बेड पर जाते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि अगले दिन के अहम अहम काम कौन से हैं, और उसके लिए आमतौर पर वो डायरी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो अहम अहम टास्क लिखे होते हैं कि अगले दिन उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बल्कि उनके अगले वीक का प्लान, अगले महीने का प्लान, साल का प्लान पूरा क्लियर होता है। और जब वो अपना हर एक दिन प्लान के हिसाब से गुजारते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उनका वीकली गोल, मंथली गोल एंड अर्ली गोल पूरा होता चला जाता है। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि ज़िंदगी अपने बनाए हुए प्लान के मुताबिक नहीं चलती, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ज़िंदगी अटरंडम भी नहीं चलती, कि जिधर हवा का रुख हो उधर ही आपको उड़ा ले जाए, ऐसा भी नहीं होता। इसीलिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो लोग अपने प्लान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के आदी होते हैं, उनके लिए 80% से ज़्यादा चांस होता है कि ज़िंदगी में आला तरीन कामयाबियाँ हासिल करें। एंड हैबिट नंबर 3, दे डोंट केयर व्हाट अदर पीपल डू, यानी उनके ऊपर इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने गोल्स पर इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता, और वो अपने गोल्स को पूरा करने में पूरी एनर्जी और पूरा वक्त लगाते हैं, और वो ऐसे किसी भी काम में अपनी एनर्जी और अपना टाइम हरगिज़ नहीं लगाते जो बेफ़ायदा हो। दूसरे लोगों के अच्छे काम से वो मोटिवेटेड ज़रूर होते हैं, लेकिन किसी भी तरह की जेलसी और हसद को अपने दिल और दिमाग में जगह नहीं देते, या फिर दूसरे लोगों से कंपेयर करके अपनी वैल्यू को अपनी नज़रों में घटाते नहीं। एंड हैबिट नंबर 4 कि दे डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट देम, यानी दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इससे उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हकीकत के रूप से देखा जाए दोस्तों, तो हम अपनी ज़्यादातर एनर्जी इसी चीज़ पर वेस्ट कर देते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना सही बात? लेकिन कामयाब लोगों का मामला बिल्कुल अलग होता है। दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कभी भी बनने नहीं देते। वो सिर्फ अपने गोल पर लगे होते हैं, और उसको अचीव करना और उसको पूरा करना, यही उनका नस्बुल ऐन होता है, यही उनका टारगेट होता है। एंड हैबिट नंबर 5 कि दे मेक देयर हेल्थ देयर प्रायोरिटी,
कि वो अपने हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि एक हेल्दी माइंड वो सिर्फ एक हेल्दी बॉडी ही में रह सकता है। लिहाजा वो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं और उसमें खुसूसन 4 चीज़ें उनके डेली रूटीन में शामिल होती हैं, और वो है गुड फूड, अच्छा खाना, मेडिटेशन, नंबर 3 प्रॉपर स्लीप, एंड नंबर 4 एक्सरसाइज। एंड हैबिट नंबर 6 कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, यानी उन्हें फेल होने से डर नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक बार फेल हो जाना या मल्टीपल टाइम फेल हो जाना वो ज़िंदगी में फेल होने के बराबर कतई नहीं है। लिहाजा वो अपने हर फेलियर से सीखते हैं, और वो जितनी मर्तबा भी फेल हो जाएं उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोबारा उठते हैं, दोबारा शुरू करते हैं। नाकाम और कामयाब लोगों में दोस्तों ये एक बहुत बुनियादी फ़र्क है कि एक नाकाम आदमी जब फेल हो जाता है ना, तो उसको ज़िंदगी में फेल होने के बराबर समझने लगता है। फिर उसके दिमाग में सेल्फ नेगेटिव टॉक शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर वो अपने दिमाग में चलाता रहता है कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं यूज़लेस हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। एंड हैबिट नंबर 7 कि दे वर्क हार्डर व्हेन यू थिंक, कि हाईली कामयाब लोग जितनी सख्त मेहनत करते हैं वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि उन्हें ये फंडा बहुत अच्छी तरह पता होता है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट वेयर द टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, कि हार्ड वर्क यह टैलेंट को हरा सकता है जबकि टैलेंट मेहनत ना कर रहा हो, और जब उसी मेहनत के नतीजे में उनको मैसिव कामयाबी मिलती है तो फिर लोग कहने लगते हैं कि फ़लाँ बहुत किस्मत वाला है। याद रहे दोस्तों कि मेहनत जो है ना, वो एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने या चंद महीने में रंग आम तौर पर नहीं लाती, बल्कि ये एक मुसलसल राह है। अगर आप उस राह पर यानी हार्डवर्क की राह पर चलेंगे तो लॉ ऑफ एक्यूमुलेशन के मुताबिक आपके जो मेहनत का इफ़ेक्टिवनेस है वो इकट्ठी होती चली जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि कामयाबी चारों तरफ से आपके कदम चूमेगी। एंड हैबिट नंबर 8 कि दे डोंट फॉलो द क्राउड, कि हाईली इफ़ेक्टिव और कामयाब लोग वो भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनते दोस्तों, यानी जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं करते, उससे कुछ डिफरेंट करते हैं ताकि वो भीड़ का हिस्सा ना बने, और यही वजह है कि उनका एक अलग मुकाम बनता है। अब इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने हाईली इफ़ेक्टिव और हाईली सक्सेसफुल लोगों की 12 हैबिट्स का जिक्र किया, जिसको हम आखिर में सम अप कर लेते हैं। हैबिट नंबर 1 कि दे आर हाईली इनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिक, कि वो जोश और एनर्जी से फुल होते हैं। एंड हैबिट नंबर 2 कि दे आर सुपर कम्युनिकेटर्स, यानी लोगों से बातचीत करने में और उनसे राबते रखने में परफेक्ट होते हैं। एंड हैबिट नंबर 3 कि दे आर हाईली इन्फ्लुएंसर्स, कि लोगों के ऊपर असर डालने और उनके ऊपर छाप छोड़ने में परफेक्ट होते हैं। एंड हैबिट नंबर 4 कि दे आर रेगुलर रीडर्स, कि वो मुसलसल किताबों का मुताला उनकी ज़िंदगी का मामूल होता है। एंड हैबिट नंबर 5 कि दे हैव ए विजन एंड ए क्लियर गोल, कि उनका एक विजन होता है और उस विजन को वो अपने गोल में सेट करते हैं। एंड हैबिट नंबर 6 कि दे प्लान देयर डे इन एडवांस, कि अपने अगले दिन का प्लान वो एडवांस में बनाते हैं। एंड हैबिट नंबर 7 कि दे डोंट केयर व्हाट अदर पीपल डू, कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। एंड हैबिट नंबर 8 कि दे डोंट केयर
व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट देम। उन्हें इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड हैबिट नंबर 9 कि दे मेक देयर हेल्थ देयर प्रायोरिटी, कि वो अपने हेल्थ का अच्छा खासा ख्याल रखते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं। एंड हैबिट नंबर 10 कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, कि फेल होने से उन्हें डर नहीं लगता। हैबिट नंबर 11 दे वर्क हार्डर दैन यू थिंक, कि वो इतनी सख्त मेहनत करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। एंड हैबिट नंबर 12 एंड लास्ट कि दे डोंट फॉलो द क्राउड, कि वो भीड़ से अपने आप को अलग रखते हैं, तो वो भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनते दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर मैंने उन सभी हैबिट्स का जिक्र किया है दोस्तों, जो सभी हाईली सक्सेसफुल पीपल और ग्रेट पीपल के अंदर कॉमन होती है। वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को गौर से सुनेंगे दोस्तों, तो इस टॉपिक पर आपको दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।